इख्तियार सिर्फ असफंदियार वली खान को है शोकत नोटिस देने का, और हम जाती एजेंडास के लिए किसी का साथ नहीं दे सकते। एएनपी इस प्रोसेस से अपने आप को विड्रॉ कर रही है। ये एक इत्तेहाद है, उस इत्तेहाद के एक फैसले को तोड़ा गया। 10 जमातें हैं, 2 जमातों से ये बात पूछी गई। 1 to 8 अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स में बंद 28 अप्रैल तक। 9, 10, 11, 12 के इम्तिहानात होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, प्रोग्राम डीएनए के साथ मैं हूं नवीद चौधरी। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार जनाब जावेद इकबाल साहब। आज पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल के हवाले से बहुत अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं, इन पर गुफ्तगू होगी। हमारे जो मौज़ूआत हैं मैं उनका जिक्र करता चलूँ प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करने से पहले। आज इंशाअल्लाह हम बात करेंगे पीडीएम का ज़ाती एजेंडा। अवामी नेशनल पार्टी वाले ये इल्ज़ाम लगाकर जुदा हो गए। पहली पार्टी जो पीडीएम से बाकायदा तौर पर जुदा हुई है वो अवामी नेशनल पार्टी है, और इस पर इतना ही स्ट्रॉन्ग रिएक्शन भी आया है मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी का। इससे आगे हम बढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज जहांगीर तरीन साहब के सियासी मुस्तकबिल के हवाले से बहुत गुफ्तगू होती रही। बहुत ज़िम्मेदार लोगों ने इस हवाले से ट्वीट्स भी की, और फिर जहांगीर तरीन साहब का अपना भी जवाब आया, लेकिन समथिंग इज़ फिशी, कोई ना कोई मामला ज़रूर चल रहा है। इस पर भी हम बात करेंगे। और इस हुकूमत के हवाले से अपोजिशन का एक बड़ा इल्ज़ाम, आज़ाद मीडिया का एक बड़ा इल्ज़ाम, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हर शोबे में है और बढ़ता जा रहा है। इस पर भी गुफ्तगू करेंगे इंशाअल्लाह ताला। और फिर आज सब पूरी कौम को इंतज़ार था, ख़ुसूसन तलबा के वालिदैन को, कि कोरोना के हवाले से तलीमी इदारों की सूरत हाल क्या होगी। उस हवाले से शफ़क़त महमूद साहब का फैसला भी सामने आ गया, जिसमें उन्होंने कहा कि इम्तिहानात लिए जाएंगे। इस पर भी इंशाअल्लाह गुफ्तगू करेंगे। तो अपनी गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करते हैं। जो ये सब आज टूट गई तड़क करके, आज पीडीएम वाले आपने देखा है कि एएनपी वाले पीडीएम से आज निकल गए हैं। तो आपको मुबारक हो, आपकी हुकूमत स्ट्रॉन्ग हो रही है। बात मुबारक की नहीं है चौधरी साहब, बात यह है कि मैं हमेशा एक चीज़ की ज़रूर तरफदारी करता रहूँगा कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल हमेशा से पार्लिमानी जमहूरियत में है, और पार्लिमानी जमहूरियत का हुस्न हमेशा से स्ट्रॉन्ग अपोजिशन में है। पीडीएम का इस तरह शराजा बिखरने की जो आज दस्तक है, अभी ये स्टार्ट है। जिस तरह टेनिस में आप वॉलीज होती हैं ना, बड़ी प्लान करने के लिए, तो उसमें ये आज एक वॉली है जो स्टार्ट हुई है। आगे आगे देखें क्या क्या होता है। देखें, एएनपी ने बड़ी खूबसूरत बातें की, बड़ी सीधी बातें की कि पार्टियां किसी भी इत्तेहाद में ना छोटी होती हैं ना बड़ी होती हैं, तमाम पार्टियों के हकूक बराबर होते हैं। और दूसरा चौधरी साहब, आपको भी एक बात का पता है कि इत्तेहाद हमेशा असूलों पे और मुस्तकबिल के रस्तों पे मुश्तरका मफादात को तय करके निकलते हैं, जहां आप लार्जर इंटरेस्ट को हासिल करने के लिए छोटे छोटे मफादात, अपनी पार्टी लेवल के मफादात को इग्नोर करते हैं। देखें, इसलिए इसका शराजा बिखरा। मुस्लिम लीग नून ने हठधर्मी की वजह से, मैं समझता हूँ कि मियाँ नवाज शरीफ साहब को थोड़ी सी पॉलिटिकल मैच्योरिटी का मुजाहरा करना चाहिए था इत्तेहाद को बचाने के लिए और लार्जर इंटरेस्ट के लिए। जी साहब, अगर मियाँ नवाज शरीफ साहब ने बाप को ही मानना था बाप, तो फिर ये सारा जो इत्तेहाद है, ये एजुटेशन, ये सड़कों पे आने की बातें, ये रैलियाँ, ये किस लिए थी? ये माफ़ कीजिएगा कि बाप जो है उसको तो बाप नहीं माना जा सकता। आप कह रहे हैं शराधा बिखर गया, मेरा दूसरा एंगल है इसको देखने का। नहीं, आप जो भी समझे। देखें, बात यह है कि ये पीडीएम बनी थी एक बड़े ऑब्जेक्टिव के लिए, कि इस हुकूमत को गिराने के लिए, इस हुकूमत से इस्तीफा लेने के लिए। ये इनका लार्जर इंटरेस्ट था। लेकिन मैं समझता हूं कि इनको इतने वक्त से पहले, आप क्या समझते हैं कि जो निज़ाम की तब्दीली की बात की जा रही थी जवेद साहब, कि निज़ाम तब्दील करेंगे, हम नहीं चाहते कि कठपुतली हुकूमत आए, 2018 जैसे इलेक्शन फिर अगर निज़ाम की तब्दीली की बात थी जो मियाँ नवाज शरीफ साहब ने कही थी और पीडीएम का एक मंशूर था ये, तो इस कम से कम इन पार्टीज को इस मंशूर के तले ही इकट्ठे रहना चाहिए था। अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नहीं, अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और फजलुर रहमान साहब थोड़ी सी पॉलिटिकल विजडम के साथ मुफाहमत कर लेते और
पीपल्स पार्टी के साथ चल पड़ते, जो चाहती थी कि हम सियासी रास्ता अख्तियार करते हुए इस हुकूमत को नील पीपल्स डाउन पार्टी करें। ने खुद ये किया है कि चेयरमैन सेनेटशिप छोड़ के उन्होंने, जो उनको नहीं मिली, उनसे ज़ाहिर वादा किया गया था, उन्होंने अपोजिशन लीडर ले ली, बाप के बंदे मिला के। नहीं देखें बात यही इसमें- पांच इसमें अरकान थोड़ी आप, पांच अरकान आप वापस ले देखें, लें। जब आप अपनी पार्टी में इख्तलाफात शुरू कर दें ना, इख्तलाफात के दरवाजे खड़काना शुरू कर दें, जब आप ये कहना शुरू कर दें कि इस्तीफों के बगैर आपको वो पार्टी इजलास याद होगा ना, देखिए, जो ANP का जो आसिफ मामला जरदारी है, साहब ने मरियम नवाज शरीफ साहबा को लीडर तक मानने से इनकार कर दिया था और कहा था कि बड़े मियाँ साहब आए, उस देर से ही अंदाजा हो बड़े जाना मियाँ साहब चाहिए आए था। तो क्या मौत को गले लगा लें आके? बात यह है कि देखिए, इधर कौन सी अगर- मौत है, अदालतों का देखिए- फैसला करें, अगर नहीं, उनका कोई केसेस मौत है, जिस तरह से बाहर गए हैं, नहीं ऐसी बात, वो ऐसी तो कोई बात देखें, नहीं। वो पाकिस्तान के आपके 3 जो दफा वजीर के हैं, वजीर, आपके जो तुर्रम खान वजीर हैं शेख रशीद साहब, उन्होंने बार बार कहा था JUI के पहले लॉन्ग मार्च से पहले, जिसे आज़ादी मार्च का नाम दिया गया था, शेख रशीद साहब ने ये कहा था, वो और किसके स्पोक्समैन समझे जाते हैं वो आपको भी पता है। उन्होंने कहा था कि जेलों से ताबूत निकलेंगे। अच्छा किसी के अच्छा, कहने से ताबूत निकलते जी निकलते हैं। मुझे बताएं जिस तरह कितने से निकले हैं उनको ताबूत? नवाज शरीफ साहब को नैब की हिरासत में लाकर जो कुछ उनके साथ किया गया, लेकिन नवाज शरीफ अगर वो साहब बाहर ना का जाते, प्रॉपर नवाज शरीफ ये साहब, सरकारी रिपोर्ट थी ना। अच्छा कैसे गए? ये इदारों की रिपोर्ट थी ना। नवाज शरीफ साहब किस तरह गए? शहबाज शरीफ साहब की मफाहमती डील, देखिए, अच्छा नहीं, चलें, डील नहीं है, चलें चौधरी डील- साहब, देखिए, थोड़ी सी डील मैं नहीं। आपको एक बड़ी सी अगर मिसाल ये दूं। डील होती तो अब्दुल गफूर हैदरी साहब को बुला के ये चौधरी ना कहा साहब, जाता मुझे एक छोटी कि सी- हम नवाज शरीफ साहब के खिलाफ जो कुछ कर रहे हैं आप उसमें क्यों रुकावटें डाल रहे चौधरी हैं। साहब ये इसमें हालात ये- का धारा बना। अच्छा चलें ठीक है, हालात मैं- का धारा। चौधरी साहब देखिए एक- आज NRO की डेफिनेशन में आपको कर देता हूँ। चौधरी साहब एक बात, NRO क्या होता है, सिर्फ मैं एक मुझे बात। तारीफ कर लेने दें NRO की, खुदा के लिए। NRO मजबूरी होती है, खुशी नहीं होती। अच्छा मजबूरी होती है जब ना। डंडा आता है ना मैं बाहर से, मुझे सिर्फ आपसे एक जब सवाल क्लिंटन ने करना- पाकिस्तान आकर कहा कि नवाज शरीफ को चौधरी कुछ साहब, जिस्मानी नुकसान मुझे नहीं पहुंचना सिर्फ चाहिए, एक सवाल तो का जवाब मुशर्रफ दें। जैसे फौजी आमर को, एक सवाल का जवाब दे दें। मुशर्रफ जैसे फौजी मुझे आमर को सिर्फ- नवाज शरीफ को बाहर भेजना मैं पड़ा। आपसे एक सवाल मांग रहा हूं, मेरी मुझे सिर्फ ये सिर्फ बात, ये बता आप मेरी दें। बात से एग्री करते हैं कि नहीं करते कि NRO मजबूरी होती है। मजबूरी होती है ये ना। नहीं होता कि तो- कोई समझे तो कि मैं लीडर्स बड़ा बगैर बख्श रहा हूं कुर्बानी, किसी को। अच्छा लीडरों के पास कौन सी मजबूरी होती है? नहीं, ये लेकिन क्या मैं आपको- कुर्बानी है? लेकिन मैं आपको एक छोटा सा देखें- वाकया बता दूं। जी, जी। प्लीज गुस्ताखी माफ। बात यह है कि थोड़ा सा पीछे चले जाएं, जब मियां नवाज शरीफ साहब के प्लेटलेट्स का इशू चल रहा था जी। बैक डोर पे, जिसको आप कह रहे हैं मजबूरी की डील, जब मियां नवाज शरीफ साहब शहबाज शरीफ साहब की मफाहमाती पॉलिसी के तहत मजबूरी की डील कर रहे थे, उस दौरान थोड़ा सा याद करें, मौलाना फजलुर रहमान साहब लाहौर आए। उस वक़्त उन्होंने मियां नवाज शरीफ साहब को मिलने की ख्वाहिश का इजहार किया। तो मुझे सिर्फ ये बता दें, मियां नवाज शरीफ साहब क्यों नहीं मिले थे? आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा। क्यों ये नहीं बात, मिले थे? इसका बहुत सारे वो यहाँ तक के जमहूरी हलकों ने उन्होंने इसका बुरा बनाया। एक बात, मैं जमहूरी यहाँ- हलकों ने इसका बहुत तो बुरा बनाया उस था, इसमें वक्त- कोई शुबा नहीं है। तो कहने का मेरा मकसद लेकिन क्या है, वही- नहीं लेकिन मैं दूसरी अपनी रूप- बात दूसरी अपनी रूप- बात मुकम्मल कर जी, लूं। जी, बताएं, सिर्फ बताएं। बात ये कहने का मकसद ये है कि ये जितनी हमारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ये कोई इनके पास मुल्क का दर्द नहीं है, किसी को गरीब आवाम का दर्द नहीं तो है। ये क्या सिर्फ अपनी दूसरे दौरों के पास मुल्क का दर्द है सिर्फ। जाती इंटरेस्ट के अलावा फिर कुछ किसके पास? नहीं। पॉलिटिकल पार्टीज उस तक महदूद ना वक्त रखें। PMLN को आप अपना कहें कि जाती किस- मुफाद आप अजीज था, हर बंदे को तो अपना जाती उन्होंने मुफाद अजीज है। PDM के सरबराह को मिलने से इनकार कर दिया। हर बंदे को यहाँ अपना जाती मफाद अजीज है। मैं agree करता हूं। यहाँ चीफ जस्टिस हैं जो तस्वीर लेने की कोशिश करते रहे, नहीं मिली। यहाँ हमारे और दूसरे इदारों के लोग हैं, यही उनका भी जाती बदकिस्मती मफाद है। है। यही आपने बदकिस्मती सियासी है। जमातों तक महदूद ना करें। नहीं अब नहीं, आते हैं बात ये वापस देखें, वापस बात आते हैं ये है ANP कि की मैं तरफ। सियासी जमात जवेद साहब ANP की तरफ वापस आते हैं। ANP का कचूमर निकाल दिया PTM ने। तो ANP जब ने से क्या बात PTM बनी की है पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट, उसने ANP को इस काबिल नहीं छोड़ा कि वो वहां कोई सरगर्मी कर सके, वो वहां कोई स्ट्रेंथ दिखा सके। मेरी यार सुन लें, अफरा स्याब खटक जैसा नजराती आदमी, बुशरा गौहर साहिबा जैसी नजराती खातून, दोनों दानिश्वर हैं, वो भी एक साइड पे हो गए। तो ANP के जो सरबराह हैं वो तो इस वक्त बने हुए हैं दुबई के शहरी, वो तो वहां रहते हैं बड़े सुकून के साथ। नहीं, और मामला ये देखें, ये है सरबराह किधर है? वो तो किधर है? देखें वो असफियार अब खटक- सब कुछ अब असफियार दुबई वाली में है साहब उनका। किधर? अब उनका वो बीमार बैठे हुए हैं, ANP देखें। बीमार भी हैं और और दुबई में भी चौधरी रहते हैं, साहब, मजे ले रहे हैं वो। चौधरी साहब, सर उन्हें मजे आज लेने की हम- आदत पड़ गई है। आज हम अपनी अब वो सियासी असफल सूरत-ए-हाल यार वली जो को हैं जिक्र अब मजे करें। लेने वाले बाबे बन देखें, गए हैं। उन्होंने अब वो कितनी- उन्होंने अब नजरियात PDM नहीं है। और उन्होंने PDM अगर का नजरियात- जनाजा निकाला है। अगर PDM का उन्होंने जनाजा कहा कि ये इसलिए- पार्टियां अपने इसलिए निकाला है मफादात कि के उन्होंने कहा अलावा भाई, अपने जाती उन्होंने कहा सोचों भाई मैं नहीं लड़ सकता, और नहीं, जिस तरह बाकियों ने कहा कि ये हमारे हाथ
साथ खड़े हैं तो ऑस्ट्रेलिया लड़ने में का ये है हाथ हमारे, हमें आप ले बैठे हैं, खत्म हो गया काम। ये पार्टियां अपने अपने जाती एएनपी कह रही है हमें स्पेस दो, जमात इस्लामी कह रही है हमें स्पेस दो, वो कहती है पीपल्स पार्टी कहती है हमें वफाकी हुकूमत दो, एजेंडे ये पे तो मांग रहे काम हैं। करें, एजेंडा कहां से रह गया? एजेंडे पे बात करें, एजेंडा खत्म। वो कहते हैं जब कि बाप का जाती पाप आ एजेंडों गया, से साइड पे हो जाएं। गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा और ये मौजू बहुत अहम है, अभी इस पर होने वाली है इंशाल्लाह। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। मेरे मोहतरम दोस्त मेरी दलील से मुत्तफिक नहीं हो रहे, जबकि मैं पूरे एतमाद से ये कहता हूँ और ज़िम्मेदारी के साथ कि पीटीएम ने एएनपी की सियासत का हशर नशर कर दिया था और इनके पास कोई ऑप्शन नहीं थी। इन्होंने अपने नजराती लोगों को पार्टी से साइडलाइन किया। उसके बाद असफंदार वली साहब जो हैं वो दुबई के मुकीन हैं, वो कहते हैं कि अब तेरे सोफे हैं अफरंगी, तेरे काली हैं ईरानी, अब तो तन आसानी चाहिए उनको। जो साहब बात यह है कि ये सियासी पार्टियां बुनियादी तौर पे अगर देखें ना चौधरी साहब, ये अगले इलेक्शन की अब तैयारी शुरू कर दी है इन्होंने। आप ये देखें कि मौलाना फजलुर रहमान ने अपनी लाइन पीएमएलएन के साथ सीधी करके अपने केपी में एक अलायंस की शक्ल अख्तियार करते जा रहे हैं, और इसी तरह अवामी नेशनल पार्टी पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर अपने आप को केपी में स्ट्रॉन्ग करने जा रहे हैं। बुनियादी तौर पे ये चीज़ होती मुझे नज़र आ रही है। और दूसरी चीज़ जो मैं समझता हूँ कि शायद ये नई बात हो कि मुस्लिम लीग नून अगर आज भी समझदारी का मुजाहरा करे और सही अपोजिशन का रोल अदा करे, तो आने वाले वक्त में जो पाकिस्तान की आप और मैं ख्वाहिश करते हैं स्ट्रॉन्ग अपोजिशन के, तो वो रोल एक बढ़ता हुआ नज़र आएगा। जहां पीपल्स पार्टी को आज हम कहने जा रहे हैं कि उन्होंने मफाहमाती पॉलिसी के तहत हुकूमत के साथ गठजोड़ करके जो आप कह रहे हैं कर रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि आने वाले वक्त में अगर मुस्लिम लीग नून एक बेहतर अंदाज में सियासत करे तो पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पे एक बेहतरी की मुझे उम्मीद नजर आ रही है, जहां स्ट्रॉन्ग अपोजिशन होके पीटीआई को हुकूमत को टफ टाइम देगी। बुनियादी तौर पर मैं समझता हूं कि एकेडमिक बहस हो गई। हुआ यूं है कि जब एएनपी और पीपल्स पार्टी ने देखा कि जो पीडीएम का असल बयानिया है उस पर हम नहीं जा सकते, ये बड़ा भारी पत्थर है, तो दोनों ने की बात है ना, दोनों ने अपने रास्ते जुदा कर लिए। पहले बिलावल साहब ने कहा था कि नाम लेना हमारी पॉलिसी नहीं, फिर पीछे उनके साहब ने कहा सिंध की हुकूमत है, तो ठीक है, नहीं ठीक है, मैं कहता हूँ अगर आपकी ये सोच है तो इस हवाले से ठीक है। लेकिन यही बात जो आपने की बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ उन्होंने इल्जाम लगाया कि जाती एजेंडे के लिए पीडीएम को इस्तेमाल किया जा रहा है। जाती एजेंडा तो क्या, वो तो पीडीएम का ही एजेंडा था, आप पीछे हट गए। अब देखिए ना, जाती मामले से याद आया, आपके कप्तान साहब के और जहांगीर तरीन साहब के बहुत ही जाती ताल्लुकात थे, मुझे जाती एजेंडे से याद आ गया। तो जाती एजेंडे और आज आलम यह है कि लगता है कप्तान साहब जो हैं वो तरीन साहब का कोई पता नहीं कोई दुश्मनी है पुरानी, उनकी बेटियों के नाम भी शामिल कर दिए गए मुकदमे में। देखें, आप और मैं पाकिस्तान के शहरी हैं, ये आपको मानना होगा। हमें पता है कि जब कोई बड़ी कंपनी बनती है तो बेटियों के नाम, बहुओं के नाम, अहलिया के नाम वो एक डायरेक्टर के तौर पर दिया जाता है खानापुरी के लिए अमूमन। तो ये इस तरह की जो प्रैक्टिस है, ये मैं देखिए बड़ी अफसोसनाक है। नहीं, ये डॉक्यूमेंटेड, और जो आप जब कंपनी में किसी को शेयर होल्डर डिक्लेयर करते हैं तो वो उस लॉ के तहत फिर सब, लेकिन मैंने कहा डिफेक्टिव पोजीशन नहीं देखें, लेकिन देखिए बात पता क्या है इमरान, देखिए सर यहाँ जो कानून का मामला है, हम चौधरी साहब प्रैक्टिकल बात करेंगे। जहांगीर खान तरीन साहब जो इमरान खान के दस्ते रात थे, इस हुकूमत को बनाने में पिछले 10 साल की जितनी स्ट्रगल जहांगीर तरीन की है उतनी स्ट्रगल किसी एक लीडर की नहीं है। जस्ट ऑल ऑफ ए सडन उनको जिस तरह कॉर्नर किया, और कॉर्नर करके आज एफआईए में भी उनके खिलाफ नोटिस निकल आए, उनको बुलाया जा रहा है। तो इस सारे के पीछे कहानी ये है कि इसको बिल्कुल कॉर्नर कर दिया जाए, और ये बुनियादी तौर पे ये लड़ाई ख़राब सेनेट के इलेक्शन में हुई, जब जहांगीर तरीन साहब ने अपना जहाज़ यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को दिया ताकि वो मूव कर सके, सेनेटर्स को मिल सकें। और आपको मतलब पता उनकी रिश्तेदारी है, देखिए उसको पॉलिटिकल सेंस में ले जाए, इमरान खान को इसको पॉलिटिकल सेंस में ले जाने के लिए बड़े दिल का मुजाहरा करके ये सोचना चाहिए। आज जो बड़ी डेवलपमेंट है इस हवाले से देखें, अगर जिस तरह से आप फरमा रहे हैं कि उन्होंने अपना जो जहाज है मशहूर ज़माना, वो जहाज उन्होंने
सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की मुहिम के लिए इस्तेमाल किया। चलो ठीक है, इसका मतलब ये है कि वो उन्होंने भी अपने मुस्तकबिल का, सियासी मुस्तकबिल का तयन कर लिया है। उनकी रिश्तेदारी है चौधरी साहब, जी, रिश्तेदारी है। मुस्तकबाल एक अलग चीज है। अच्छा, मखदूम अहमद महमूद भी जो हैं उनके रिश्तेदार हैं, अहमद महमूद, पीर साहब पगाड़ा भी उनके रिश्तेदार हैं। देखें अहमद महमूद साहब की जो बहन है वो जी। जहांगीर तरीन साहब के घर हैं। जी, मैं ये अर्ज कर रहा हूँ। और फिर JDW में वो 49% के शेयर आज हमने देखा कि रिश्तेदारी, बिजनेस इंटरेस्ट जी, कॉमन आज है। जो मखदूम अहमद महमूद से मुलाकात उनकी हुई है, और जाहिर है मखदूम अहमद का जो मुकाम है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर वो ढका छुपा नहीं है, ये लेकिन बेसबब हम नहीं, इसको- इनकी नाराजगी थी कुछ अर्सा पहले तक, ये भी आपको याद होगा, देखें बात ये करीबी है- रिश्तेदार के बावजूद। और अब फिर हमने देखा मोहतरमा शहला रजा साहब का एक ट्वीट आया, ज़ाहिर है बड़ी जिम्मेदार खातून हैं वो, रुकन असेंबली हैं पीपल्स पार्टी के में, उन्होंने कहा कि नेक्स्ट वीक या चंद दिनों में सब मैं आपको बताता एक हूं। मुलाकात ये हो तो सकती एक है। ट्वीट है ना। आसिफ रजा नहीं, उसमें मैं- तरदीद मैं- आई है, मैं अपने प्रोग्राम लेकिन के ये चीज़ तवज्जुह तो से एक जो- बात क्लियर कर दूं। जी, जी। मेरी खुद जहांगीर तरीन साहब से बात हुई है, मैंने उनसे ये बात पूछी है, उन्होंने बड़ी क्लियर वर्ड्स में ये बात कही है जो मैं अपने नाज़रीन को बताना चाहता हूँ कि ही सेड आई हैव नो फ्यूचर इंटेंशन, मैं आगे की सियासत का अभी कोई ना सोच रहा हूँ ना कोई प्लान कर रहा हूँ। और उसी बात को अभी जब उन्होंने देखिए ये- शैला रजा की ट्वीट के बाद जी, जी, जी। आपने देखा होगा कि उन्होंने अपनी क्लैरिफिकेशन दी है कि मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है कि आने वाले वक्त में मैं पीपल्स पार्टी के लीडरशिप में को मुलाकात करूं। लेकिन हैविंग सेड, मैं एक बात ज़रूर कहूँगा, सियासत है, सियासत में कहीं फुल स्टॉप नहीं होता। सियासत में हमेशा कामयाब सियासतदान वही है जो फ्लेक्सिबल होगा, जो अपने आप को रेलेवेंट रखेगा। अगर जहांगीर तरीन साहब ने सियासत करनी है आने वाले वक्त में, डेफिनेटली उन्हें करनी है, इसमें मुझे कोई डाउट नहीं है। वक्ती तौर पर उन्होंने ठहराव ब्रेक ज़रूर ली है, लेकिन आने वाले वक्त में अपने आप को वो पॉलिटिकली वायबल करेंगे। अच्छा, आपका इसमें कोई ख्याल डाउट है वाली बात कि नहीं ब्रेक है। ली गई है? आज मुझे एक सीनियर तजियाकार को पढ़ने का इत्तेफाक हुआ तो उन्होंने बताया, ये मैं यहाँ ब्रेक कर रहा हूँ खबर, बहुत सारे लोगों ने ये नहीं देखी होगी, उन्होंने ये बताया कि वो शहबाज शरीफ साहब से भी राब्ते में हैं, जहांगीर तरीन साहब, देखें और इमरान खान साहब को ये इतलात पहुंची हैं कि इनके शहबाज शरीफ साहब से भी नहीं, राब्ते मैं चौधरी साहब, मैं हैं, ये भी आपको गिला एक किया चीज़ गया। देखो, अच्छा, अगर आप ये कह रहे हैं ना, मैं जितने ये सबसे सीनियर पहले तो लीडरशिप को जानता हूँ, सिर्फ एक बात ऐड कर दूं। मैं आपके वो जहांगीर तरीन साहब ने जो एक जुमला कहा ना कि आई हैव नो फ्यूचर इंटेंशन, तो मैं समझता हूँ कि ये सियासी बयान है, माफ कीजिएगा, इस वक्त तो वो बड़ी अच्छी बात बेताबी है। के साथ मैं समझ, देखें सियासी मैंने options देख रहे हैं, मैंने जाना किधर अपनी है? बात बड़ी सादा और सिंपल नाजरीन के लिए की है कि वो उन्होंने अभी ठहराव लिया हुआ है। अब जब आप ठहराव में होते हैं तो आप वेरियस ऑप्शन देखते हैं कि आया मुझे पीपल्स पार्टी सूट करती है, PMLN सूट करती है, या कहाँ मुझे बेहतर ज़्यादा अकोमोडेट किया। वैसे ठहर एक सेकंड, आप अपनी एवेल्युएशन करते हैं उस वक्त, ज़रूरी नहीं है कि आप किसी के दरवाजे पर जाएं। ये ज़रूर होगा, जैसे मैं जहांगीर तरीन साहब को जितना जानता हूं, डेफिनेटली अगर वो किसी पार्टी में ज्वाइन करेंगे तो वो अपने वजन के साथ ज्वाइन करेंगे, ऐसे नहीं ज्वाइन बिल्कुल करेंगे दुरुस्त कहा रिक्वेस्ट आपने। करके। क्राइम से वाज़ेह है कि PTI के हैवी वेट जहांगीर तरीन पार्टी के साथ नहीं है, उनके पास ऑप्शंस खुली हैं, और ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनके राब्ते हैं, मुस्लिम लीग नून से उनके राब्ते हैं। एक बात मैं और भी करता चलूँ, डार्क हॉर्स काफ लीग को भी नज़रअंदाज ना करें। आने वाले दिनों में ऊपर की सतह पर सियासी शतरंज जो है उसकी बसात कैसे बिछाई जाएगी, ये भी हमें देखना होगा। इस वक्त हम एक ब्रेक पे जाएंगे और उसके बाद इंशाल्लाह गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। वेलकम बैक नाजरीन। किसी भी रियासत के लिए उसकी पॉलिसी बहुत अहम होती है, ट्रांसपेरेंसी बहुत अहम होती है, और शफाफियत के लिए जो चीज़ मोहलिक साबित होती है उसे हम उर्दू में कहते हैं मफादात का टकराव। इस हुकूमत के हवाले से जो ये दावा लेके आई है कि हम इंसाफ पर चलेंगे और शफाफियत को ही अपना तुर्रा इम्तियाज़ बनाएंगे, हमने देखा है कि कमो बेश हर शोबे में पिछले 3 साल से देख रहे हैं, और अब तक ये सिलसिला जारी है कि मफादात का टकराव खुलेआम हो रहा है और कोई पूछने वाला नहीं। ये चीज़ बड़ी ही अफसोसनाक है। हमने डॉक्टर ज़फ़र अल्ताफ़ साहब के हवाले से देखा, अभी हमने चंद दिन पहले नदीम बाबर साहब के हवाले से देखा, और हमने ये मामला यहाँ तक है कि सूबों की सतह पर भी है।
हमने देखा कि एक सूबे के जो वज़ीर तलीम है उनकी स्कूलों की चेन है, एक सूबे के जो वज़ीर इत्तलात हैं वो अपना अखबार निकालते हैं, यानी कि कमाल हो गया। दावा क्या है और अमल क्या है, इस हवाले से बड़ी अहम गुफ्तगू जो होनी चाहिए आज वो देखें। ताबश गौहर साहब आगे हैं और एक पूरी लॉबी जिसे आप माफिया भी कह सकते हैं उनके पीछे काम कर रहा है, और उनकी इन्हीं हरकत के सबब आज हमने देखा कि सऊदी अरब का जो ग्रुप है अलजोमा, उसने इस हवाले से एतराज़ात भी उठाए हैं। जवेद साहब के पास इस हवाले से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है और वो आपसे शेयर भी करेंगे और उसकी तफसील भी बताएंगे। देखें, ताबश गौहर साहब की जैसे ही अपॉइंटमेंट होती है तो एक चीज़ ज़रूर सामने आती है कि इनको नॉमिनेट किसने किया। इनको नॉमिनेट करने के लिए सबसे फोर फ्रंट पे रहे असद उमर साहब। उनको कभी देखें ना, पाकिस्तान की सियासत में कभी JKT चल रहा होता है तो कभी AKD चल रहा होता है, तो यही बदकिस्मती है हमारी सियासत की। तो इनको जिन लोगों ने, अवाम जो है वो सिर्फ तमाशा देख रहे हैं, अवाम तो है ही तमाशे के लिए। जब AKD साहब और असद उमर साहब, कराची की लॉबी सपोर्टेड बाय मोहम्मद अली तब्बा साहब, इन सब ने मिलके ताबश गौहर को लगाया। ताबश गौहर वही हैं जो इस पे बड़े शो हो चुके हैं मुख्तलिफ चैनल पे, लेकिन इसमें जो सबसे अहम बात ये है कि ये के इलेक्ट्रिक के भी चेयरमैन रहे हैं, उसके बोर्ड के भी चेयरमैन रहे हैं, CEO रहे हैं, और 300 अरब रुपए का डिफॉल्ट अभी तक मुदाखलत कर रहे हैं वहाँ, जरा अंदाजा लगाएं। अब देखने की चीज है कि वो किस ऑब्जेक्टिव के तहत इधर लाए गए हैं जी। उनका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि जो 300 अरब जिस पे आज गुफ्तगू हो रही है, जी, जी। और जिस पे कहा जा रहा है कि ताबश गौहर साहब पाकिस्तान के साथ बहुत लायल हैं और उन्होंने हुकूमत को कहा है कि हमने 300 अरब रुपए नहीं देने। हुकूमत के 300 अरब रुपए है के इलेक्ट्रिक से हमने वसूल करने हैं जी। जबकि के इलेक्ट्रिक के जो ओनर हैं अलजामा ग्रुप वाले, जो शेयर होल्डर हैं शंघाई इलेक्ट्रिक वाले जी, वो कहते हैं कि इस पे हम मीडिएशन कर लेते हैं, डिसाइड कर लेते हैं क्या बनता है क्या नहीं बनता, वो दे देंगे। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि हम 6 अरब डॉलर, शंघाई ग्रुप ने कहा अराउंड $6 बिलियन की हम इन्वेस्टमेंट और करना चाहते हैं। अलजामा ग्रुप चाहता है कि मैं $700 मिलियन और खर्च कर इन्वेस्टमेंट करना चाहता है। अब तो इस हवाले से लेटर भी सामने आ गया, और लेटर भी सामने आ गया। जबकि ताबश गौहर साहब क्या चाहते हैं? ताबश गौहर साहब ये चाहते हैं किसी तरीके से इन सब को आउट करके इवेंचुअली के इलेक्ट्रिक AKD साहब के पास चली जाए और मोहम्मद अली तब्बा साहब के पास चली जाए, और ये जब हुकूमत से फारग हों तो ताबश गौहर साहब उसके शेयर होल्डर बन दोबारा बन जाएं। अच्छा, एक तो ये है असल कहानी। नकवी साहब के दौर में थे ये केस, ये देखना अब इस ये बात भी तो बता देना, मैं थोड़ा सा नकवी साहब की तारीफ करा देना। देखिए चौधरी साहब, बात यह है कि ताबश गौहर साहब वो आदमी है जिन्होंने आते ही पहला काम क्या किया, पाकिस्तान में जितने डिस्कोस हैं वहाँ अबराज कैपिटल के बंदे डाल दिए उन्होंने एंग्रो के बंदे डाल दिए, उन्होंने अपने पुराने जो दोस्त यार थे जिनका कोई एक्सपीरियंस भी नहीं था उनको भी डाल दिया जी। यहां तक के एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, एजाज अहमद साहब को NTDC का उन्होंने MD लगवाया, उसकी जबरी समरी गई है, मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक उनकी जो सैलरी डिसाइड हुई है $15,000 पर मंथ जी। और ये छपी है, रिपोर्ट शाया भी हुई है, ये रिपोर्ट शाई हुई। लेकिन इसमें खूबसूरती क्या है कि जब समरी को अप्रूव कराया गया उस वक्त कैबिनेट में $15,000 का जिक्र भी नहीं किया गया। यह है डायलेमा हमारे ऊपर की हायरार्की की कि वो किस तरह मैनिपुलेट करके अपने मनपसंद लोगों को लाते हैं, अगर मैं ये ताकि अपने ही इंटरेस्ट को वो वॉच अगर मैं ये कहूं कि ये जिन अहबाब के आपने नाम लिए हैं इस वक्त इस हुकूमत की, बल्कि इस निज़ाम की जो मुआशी पॉलिसी हैं उनमें एडवाइजरी काउंसिल के मेंबर हैं, यही तो डायलेमा है। जवेद साहब, जो ईस्ट इंडिया कंपनी वाले थे ना, वो तो कुछ ना कुछ देते थे, खाने को देते थे, कोई इंसाफ का निज़ाम था, कोई जिस तरह का भी ट्रांसपोर्ट का निज़ाम था, तो ये हो क्या रहा है? बात पता क्या चौधरी साहब, अगर ये इतने ही अच्छे होते तो 2.5 साल में आपकी इकोनॉमी का ये हशर होता। हम आने वाले वक्त में एक प्रोग्राम करेंगे जो इस वक्त, लेकिन जवेद साहब देखना तो ये भी है कि ये इसका नोटिस किसने लेना है? माजी में तो आप अगर बंदा अच्छा खासा PTV चला रहा होता तो उसको पकड़ लेते थे। ये नोटिस एक बंदा रेलवे चला रहा था, आपने रेलवे वाले को पकड़ लिया। जब आप मैं इन चीजों पे गुफ्तगू करेंगे तो जो ऊपर बैठे इमरान खान, देखें इमरान खान फिर कोई थोड़ा सा पाकिस्तान से मोहब्बत करने नहीं, कैसी मोहब्बत है जी? अपना नदीम बाबर साहब से जो मोहब्बत थी उनको, नहीं, नदीम जब मीडिया ने सारी चीज खोल के रख दी,
सारी चीज। नहीं देखिए, ये नदीम छुपा नहीं बाबर था। साहब देखें, नदीम माफ बाबर कीजिएगा, साहब का हर- एक अलग केस हर है। चीज- नहीं, नदीम बाबर वाले केस Conflict of में interest जब नहीं है एक वो। समरी पहले उनको ये तय है कि बाकायदा वो प्लानिंग के तहत मफादात निकाला गया। मफादात का टकराव है कि नहीं है वो उनका? बिल्कुल मफादात का तो टकराव बात तो हुआ। वहीं खत्म हो गई ना नदीम भाई। बाबर साहब को असद उमर आप साहब ने खुद निकलवाया। किसी के फराड का क्यों इंतजार कि आप क्यों असद करें? क्यों किसी के नुकसान असद होने का अमर- इंतजार आप क्यों करें? जो ईसीसी की मीटिंग हुई है जिसमें पेट्रोलियम में 15 रुपए प्राइस अच्छा, रजाक दाऊद साहब ने डैम का ठेका ले लिया नहीं, डेस्कोन नदीम को। बाबर साहब की मैं एक मैं बात अपने- कर अब दूं, कहते- अच्छा, ये- रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए नहीं, कि 15 रुपए मैं- जब पेट्रोल इंक्रीज रजाक हुआ, दाऊद साहब नदीम ने- बाबर ने इसको ऑब्जेक्ट किया। जी। असद उमर ने जबरदस्ती वो रेट बढ़ाया। लेकिन हमारे यहाँ का ड्रामा बलादा फरमाए, रजाक दाऊद साहब ने कहा जी कंपनी तो मेरी है, ये मैंने दिया इस्तीफा, ये पड़ा मेरा इस्तीफा, अब मेरा बेटा सीईओ है, ये डैम का ठेका गया इसको। बात ये है, कमाल हो गया यार बात ये है कोई भाई, ऐसा तो कभी देखा ना सुना, कमाल हो गया। लेकिन बात यह है कि इस चीज़ का हम जो जिक्र कर रहे हैं इसका मकसद भी यही है कि खुदा का वास्ता है, जो चीज़ गलत है इस हुकूमत को होश के नाखुन लेने चाहिए। मैं परेशान हो तो जाता लेकिन हूं किसी को आप कि सर्टिफिकेट तो ना इमरान दें खान ईमानदारी का। साहब जिस एजेंडे को लेकर आए थे कि गरीब अवाम की फलाह का एजेंडा लेकर आए थे, उसकी बजाय सिर्फ जुबानी कलामी गुफ्तगू करके ऑन ग्राउंड और प्रैक्टिकल जिस तरह के ये इकदाम किए जा रहे हैं, इससे आने वाले वक्त में मुझे नहीं लगता कि ये कुछ बेहतरी कर पाएंगे। जवेद साहब ने ये बात तस्लीम कर ली है कि मफादात का जो है अरूज पर है और उसे कोई रोकने वाला भी नहीं, और वो उनकी सादगी देखें कि वो इसी हुकूमत से अपील कर रहे हैं कि इसका नोटिस ले। मज़ीद अहम मौज़ूआत पर गुफ्तगू होगी इंशाल्लाह इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। यूं तो ये कहा जाता है कि फ़लान चैलेंज है तो इसका मुकाबला बतौर कौम मिलकर करना चाहिए। अमलन ऐसा होता नहीं है, लेकिन कोरोना के हवाले से कल भी बात की थी, जवेद साहब का मौक़िफ़ भी यही था, मेरा मौक़िफ़ भी यही था कि ये मिलकर मुकाबला करने वाली सूरत हाल है। आज स्कूलों के हवाले से फ़ैसला हुआ है कि 8वीं जमात तक जो ज़िला मुतासर हैं वहाँ छुट्टियाँ बढ़ा दी गई हैं। एक अहम फ़ैसला और भी है कि इम्तहानात तलबा के लिए जाएंगे। जो कंसर्न इस हवाले से है क्लासों का, वो हम सब ने देखा कि ऑनलाइन क्लासेस पर्पज़ सर्व नहीं कर रही। अफसोस, टेक्नोलॉजी में पीछे हैं। अब इम्तिहान लिए जाएंगे और उसका हमारे निज़ाम तलीम पर कितना असर पड़ेगा, इस बात पर मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। शफ़क़त मूसा ने यह फ़ैसला तो बहरहाल दुरुस्त किया कि पेपर्स हो जाएँ ताकि प्रमोशन हो, बच्चों के टेस्ट वगैरह लिए जाएँ। लेकिन आपने देखा कि जो ऑनलाइन क्लासेस का निज़ाम था वो बाकायदा जो बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, आम स्कूलों को आप छोड़ दें या आम तलीमी इदारों को, हमने देखा है बड़े बड़े वहाँ पर भी ऑनलाइन क्लासेस का निज़ाम को ज़्यादा मौसर सर साहब देखें, बात आपकी बिल्कुल ठीक है। जब हम पाकिस्तान की बात करेंगे तो हम पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम और पाकिस्तान के 22 करोड़ स्टूडेंट की बात करेंगे, जो पाकिस्तान के स्टूडेंट तबका है, चाहे वो एक छोटे शहर टोबा टेक सिंह में है, चाहे वो भावल नगर में है, चाहे वो लाहौर में है, चाहे वो पेशावर में है, चाहे सिंध में है, चाहे बलूचिस्तान में। प्रॉब्लम यह है कि हमारे 70-80% इलाके ऐसे हैं जहां ऑनलाइन की कोई फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। हम ऑनलाइन की फैसिलिटी पे रिजॉर्ट करके हम अपनी आने वाली नस्ल का ये वक्त ज़ाया करने की बजाय, मैं ये समझता हूँ कि निचले लेवल पे हुकूमत की एडमिनिस्ट्रेशन और मशीनरी को एक्टिव होना चाहिए और बच्चों की तालीमी अदारों को फिल फॉर जल्द अज जल्द बहाल करना चाहिए। मैं इस चीज़ को इसलिए चाहता हूं कि ऐसा हो कि जब आपकी लोकल मैनेजमेंट आपके कानून को इन्फोर्स करेगी तो जाकर इस पे एसओपी पे इम्प्लीमेंटेशन भी होगी। अगर बहुत अच्छी बात की आपने। जब एसओपी पे इम्प्लीमेंटेशन होगी तो यकीन रखें फिर ये बीमारी से हम लड़ने के काबिल हो जाएंगे। हम सिर्फ 2 काम कर लें कि हमारी जितनी निचले लेवल की मैनेजमेंट है वो अवेयर हो जाए और वो लोगों को इन्फोर्स करे एसओपी की इम्प्लीमेंटेशन, और आप, मैं और हमारे जैसे दोस्त पूरी कौम को एजुकेट करें हर घर में, ताकि वो लोग हम अपने आप से प्यार करें और ये सोच कर करें कि हुकूमत से हमें नहीं डरना, हमने अपने आप को, अपनी फैमिली को और अपने बच्चों को बचाना है और इनके मुस्तकबिल को बचाना है। कारोबारी जो मामलात हैं वो भी जारी रहने चाहिए और तालीमी निज़ाम भी। और आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि एसओपीज़ पर अमल दरामद यकीनी बनाना चाहिए और इसकी जो जिम्मेदारी है वो ज़िला इंतज़ामिया पर है, पुलिस पर है कि बजाय इसके वो दुकानें बंद करके वहाँ से चंदा इकट्ठा करते फिरें।
उसकी बजाय वो काम करें और ये इसको यकीनी देखें, तालीम का जो हर्ज है ये हम देखें पहले ही बहुत पीछे हैं। ये पिछले बहुत देखें खौफनाक चीज़ है, 1.5 horrible। साल से बच्चों की तालीम का जितना हर्ज हो गया है, मैं समझता हूँ हुकूमत को सोचना चाहिए, थोड़ा सा बिल्कुल, सोचना चाहिए उसमें। अब ये जितना इन्होंने अभी टाइम दे दिया ये तो चलो ठीक है, लेकिन आने वाले वक्त के लिए मैं जरूर शफकत महबूब साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप बस कर जाएं, अब बच्चों को पढ़ने दें। और वैक्सीन जो है, इसके पैरेलल जो हम बार बार अपने शोज में बात कर रहे हैं कि खुदा का वास्ता फैसल सुल्तान साहब, असद उमर साहब, इस कौम को एक पॉलिसी दें, इस कौम को एक गाइडलाइन दें, इस कौम को बताएं कि वैक्सीन की अवेलेबिलिटी कैसे होगी और एक पूरा रोड मैप दें कि पाकिस्तान कितने अरसे में अपने पूरे मुल्क को वैक्सीनेट कर लेगा। अभी तो प्रॉब्लम ये है कि आपके पड़ोसी ने वैक्सीन बनाई, 14 मुल्कों को एक्सपोर्ट कर चुका है, बहुत बड़ी तादाद में अभी उनके पास पड़ी हुई है, और दूसरे ममालिक में भी वैक्सीन तैयार है, और आपके पास अभी तक इसका एहतमाम ही नहीं है। वो खैरात में मिलने वाली वैक्सीन लगा के वो कह देते हैं कि 1 मिलियन लोगों को लगा दी गई। चौधरी साहब, बार बार हम अपने शो में क्यों ये चीखो पुकार कर रहे हैं, क्यों वावेला मचा रहे हैं कि इस वैक्सीन के रोड मैप के साथ पाकिस्तान की इकोनॉमी, पाकिस्तान के बच्चों का मुस्तकबिल, बच्चों की तालीम और पाकिस्तान का मुस्तकबिल मुतय्यन है, ये इसके साथ अटैच है। ये हमने देखा कि यूरोप और अमेरिका आप देखें 60, 70% वैक्सीनेट कर चुके हैं, उधर इकोनॉमी, उधर के रोज के मामला चल रहे हैं, नॉर्मलाइज हो रहे हैं, और उन्होंने अनाउंस कर दिया है। इसमें हमने देखा है कि हुकूमत ने खाली खोल दावे किए हैं, प्रैक्टिकली सूरत हाल बहुत ही जो ग्राउंड पे कमजोर रही। ये अब हम सुन रहे हैं कि वजारतों में तब्दीलियां होने वाली हैं, आज भी सुबह से इस हवाले से खबरें उड़ती रही हैं। मेरी खबर के मुताबिक ये वजारतों की तब्दीली कल नहीं परसों होगी, क्योंकि कल इनकी इकोनॉमिक काउंसिल की एक मीटिंग है, मुश्तरका मफादात काउंसिल की कल इजलास है, उसके बाद परसों मिनिस्ट्रीज की तब्दीली की बात है। मेरी किसी से बात हुई थी तो ये बात है कि ये परसों से पहले नहीं होनी, उससे पहले सब ये ऐसे ही चलता अगर तब्दीली होगी तो आपके समझते हैं कोई फर्क पड़ेगा? फर्क पड़ना चाहिए, कोशिश है ना, हुकूमत में रहते हुए देखें जिसको कोई दर्द होगा वो कोशिश ही कर सकता है, कोशिश करते रहना चाहिए, उम्मीद अच्छे रखना चाहिए। आप और मैं, हमें हुकूमत को जगाते रहना चाहिए और हुकूमत से इल्तिजा करते रहना चाहिए कि कॉम्पिटेंट लोगों को ऊपर लाएं। और एक और आखिरी बात, इमरान खान साहब सिर्फ एक काम कर लें, इन मिनिस्टर से कहें कि खुदारा आप अपोजिशन को क्रिटिसाइज करने की बजाय अपनी अपनी मिनिस्ट्री का कह दिया नहीं कहा है, करते नहीं ना, करते नहीं है। उनके ट्विटर हैंडल और इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, इनको कहें कि जनाब अपने अपनी मिनिस्ट्री की परफॉर्मेंस के अलावा खुदारा कोई गवर्नमेंट को डिफेंड करने की जरूरत नहीं। जवेद साहब ने ये कहा है कि चीना में तब्दीलियों से बेहतरी आने की जो इम्कान है कोशिश वाले करेंगे, तो हम तो दुआ ही कर सकते हैं। पहले भी हमने देखा है कि ये वजीर जो हैं मुख्तलिफ वजारतों में आते जाते रहे हैं और मुल्क का कुछ नहीं बना, इनको किसी और वजारत पर भी लगा दिया जाए तो वहाँ पर ये क्या गुल खिलाएंगे ये भी सबके सामने आ जाएगा। अब तो तब्दीली हुकूमत से तब्दीली की तवक्को रखना जो है ये बहुत ही मुश्किल काम होता जा रहा है, लेकिन बहरहाल कहना चाहिए कि उम्मीद पे दुनिया कायम है। हम भी देख रहे हैं और आप भी देखते हैं कि जब काबीना में तब्दीलियाँ होंगी तो उसका क्या इम्पेक्ट होगा, ये बहुत जल्द सबके सामने आ जाएगा। नाजरीन, इसके साथ ही मुझे और जनाब जवेद इकबाल साहब को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह कल हाजिर होंगे नए मौज़ूआत के साथ। अल्लाह हाफिज़।